हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या एचएससी का कोई भी एग्जाम हो और इसके साथ ही DSSB के लिए। ओके, इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और सीटेट के लिए तो आप परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं, जिसके लिए आप टॉपर्स 40 कोड जो है यूज़ कर सकते हैं, जिसपे आपको 40% का जो ऑफ है वो मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंहली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1947 में, 1956 में, 1950 या फिर 1949? सिंहला रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, सिंहला किस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है पहले ये पता होना चाहिए। तो ये है श्रीलंका की लैंग्वेज, श्रीलंका की लैंग्वेज है। और जो बिल पास किया गया था वो किस गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ सिलोन। गवर्नमेंट ऑफ सिलोन ने जो है ये बिल पास किया था, और ये पास कब किया था? 1956 में, जब सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, 1956। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत बताना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन? 40.2%, 39.2%, 45.2% या 49.5%? हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत अगर जनगणना 2011 के अनुसार हम बात करें तो वो कितना है? 43.63% है। तो अभी फिलहाल यही याद रखिए, 2011 के अनुसार 43.63%। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम, केरल, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है कि भारत के किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है असम में, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, बाजरा, चना या कपास? रबी की क्रॉप बतानी है अब हमें कि कौन सी है रबी की क्रॉप। तो रबी या खरीफ एक ज़रूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम रबी की क्रॉप की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती है? सबसे मेन जो आती है वो आती है गेहूं। ठीक है, इसके अलावा चना, जौ, सरसों, आलू, राई और मटर। ये क्या है? रबी की कुछ फसलें हैं। ओके, अगर मैं बात करूं खरीफ की तो खरीफ में जो सबसे मेन आता है चावल कह लीजिए या धान कह लीजिए। ठीक है, बाजरा हो गया, कपास हो गया, मक्का, अरहर, तिलहन, जवार, गन्ना, ये सारी क्या है? खरीफ की क्रॉप है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चावल भी खरीफ की क्रॉप है, इसके अलावा बाजरा भी खरीफ और कपास भी खरीफ है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चना, क्योंकि चना कैसी फसल है? रबी क्रॉप है। ठीक है, और ये तीनों क्या है? खरीफ क्रॉप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं। द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन है रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्योगों के स्वामित्व पर या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। जो सेक्टर्स हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो हैं ये किस बेस पर जो है बटे हुए हैं? ठीक है, एम्प्लॉय की कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यानी कि जो रोजगार की शर्त है उन पर बटे हुए हैं, या नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वही होता है। तो ये किस पर बेस्ड होता है? ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी कि उद्योगों के स्वामित्व पर। तो सी ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उद्योगों के स्वामित्व पर विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा? 1844 से 49, 1845 से 49, 1840 से 49 या 1849 से 55? आलू अकाल। ठीक है, तो देखिए आयरलैंड में जो आलू अकाल आया था वो लगभग 172 साल पहले आया था।
वहाँ पे क्या हुआ था, जो आलू की फसल थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। और वहाँ के जो लोग थे 40% जो वहाँ के लोग थे वो किस पर मतलब किस चीज़ से अपनी भूख मिटाते थे, आलू से अपनी भूख मिटाते थे। और जब ये आलू का अकाल पड़ा तो वहाँ पर जो थी 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख लोग जो थे वो देश छोड़कर जो थे चले गए थे। ठीक है, और जो वो बीमारी आई थी, मतलब जो खराब हो जाता है आलू, अगर आप आजकल भी देखेंगे तो आलू में जो है वो ब्लैक ब्लैक सा कुछ हो जाता है जिसको कहा जाता है लेट ब्लाइट। ठीक है, तो उसकी वजह से जो थी आलू का अकाल जो था पड़ा था। आलू जो थे वो आलू की जो फसल थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। तो ये अकाल जो आया था आयरलैंड में वो आया था 1845 से लेकर 49 तक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट है डोम्बी एंड सन। हु रोट डोम्बी एंड सन? 1848 में एक बुक आई डोम्बी एंड सन। ये किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड, इस राइटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो था हरियाणा के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये बुक लिखी थी चार्ल्स डिकन ने। इसकी एक और बुक है जो पूछी गई थी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो थी हार्ड टाइम। ठीक है, ये भी किसकी बुक है? चार्ल्स डिकन की बुक है। दोनों याद रखिए, डोम्बी एंड सन और हार्ड टाइम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए। इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। परमाणु परीक्षण, 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं। कहाँ पर हुए थे? पोखरण में हुए थे। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ पोखरण में वो हुआ था 1974 में, जिसका नाम था, ऑपरेशन पूछा जाता है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड जो ऑपरेशन हुआ, परमाणु परीक्षण जो हुआ वो हुआ था 1998 में, 1998 में, और उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। तो दोनों याद रखिए, ऑपरेशन शक्ति। और कारगिल का जो युद्ध हम जीते थे उसे क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय जो था उसका नाम था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिए। और पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट चलिए, 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? इन 2001 द हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 80.5%, 79.8%, 68.8% या 85.5%। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, 2001 में पूछा गया है भारत में हिंदुओं की संख्या। तो 2001 में अगर हम बात करें तो भारत में हिंदुओं की संख्या थी 80.5%। यही क्वेश्चन अगर वो 2011 में के अकॉर्डिंग पूछे कि 2011 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी थी, तो वो थी 79.8%। 2011 में 79.8 और 2001 में 80.5% थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट वॉज हेल्ड? अमेरिका, ब्राजील, चाइना या फिर जापान? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो अर्थ समिट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और कब हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। तो ये चला था 3 जून से लेकर 14 जून। और ईयर कौन सा था? 1992, 1992 में जो है ये पहला सम्मेलन जो था हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय यव से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? विच केमिकल कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालय यव फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? टक्सोल, वार्निश, टोरेंटो या फिर हीमोग्लोबिन? हिमालय यव से जो है कौन सा रसायन है जो कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? तो वो है टक्सोल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा टक्सोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक यानी कि व्यापार में बाधक का एक उदाहरण है? निर्यात पर कर, आयात पर कर, मुक्त व्यापार या निर्यात पर प्रतिबंध? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर? व्यापार में जो बाधक है, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, टैक्स ऑन इंपोर्ट, फ्री ट्रेड या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट? तो व्यापार में बाधक कौन सा होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट। आयात पर जो कर लगता है वो व्यापार में बाधक होता है, टैक्स ऑन इंपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है,
अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली? 1890 के दशक में, 1880 के दशक में, 1910 के दशक में या 1900 के दशक में? रिंडरपेस्ट, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अफ्रीका में जो है कौन सी बीमारी फैली थी? तो रिंडरपेस्ट थी, जो किससे हुई थी? कैटल से, ठीक है, जिसे कैटल प्लेग यानी कि पशुओं से बीमारी फैली थी, जिसे कैटल प्लेग भी कहा जाते हैं, और ये फैली थी 1890 के दशक में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा 1890। नेक्स्ट है हार्ड टाइम उपन्यास किसने लिखा है? ये 1854 में आया था और ये किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज द राइटर ऑफ पामिला? नॉवल है पामिला, इसके राइटर का नाम बताना है। तो इसके राइटर हैं सैमुअल रिचर्डसन। 1740 में ये उपन्यास जो था पब्लिश हुआ था, जिसके जो राइटर हैं वो हैं सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? हाउ मेनी कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड? 22, 25, 20 या फिर 30? संघीय शासन व्यवस्था दुनिया के कितने देशों में है? 25 देशों में है, 25। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC रिपोर्ट को जो है कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1 नवंबर 1951 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1957 या 1 नवंबर 1966 को ये रिपोर्ट लागू की गई? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था जिसमें 3 सदस्य थे, ये कब बना था? तो ये बना था 29 दिसंबर 1953 को ये आयोग जो था बना था, ठीक है। इस आयोग ने जो अपनी पहली रिपोर्ट थी वो कब जो थी भेजी थी, ये पूछ सकते हैं। पहली रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी 30 दिसंबर 1955 को, ठीक है। और उस रिपोर्ट को लागू कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लोगो है जो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोगो इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? ISI, ISO, हॉलमार्क या फिर एग मार्क? तो कौन सा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग मार्क, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे यूज होता है लोगो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ? जैव निम्नीकरण होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का ग्रुप है। सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होने चाहिए इसमें। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो अपने आप जो है गल सड़ जाते हैं, ठीक है, घटित हो जाते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक जो है अपने आप नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में है घास तो हो जाता है, केले के छिलके हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है, तो ये भी गलत है। हमें सिर्फ वो देखना है जो जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है उनका ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए चमड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, घास और केले के छिलके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस चीज का उदाहरण है? द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गुरुत्वानुवर्तन का, रसायनानुवर्तन का, प्रकाशानुवर्तन या जलानुवर्तन? अब इनको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। देखिए, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रोपिज्म, कीमियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिज्म? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है रसायनानुवर्तन यानी कि कैमियोट्रोपिज्म का, ठीक है। बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन? रीजन क्या है कि सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है? तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग जो है सही हो जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, बताना है, जो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। तो इनमें से जो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है वो चूज करना है। तो लकड़ी क्या है, बायोमास एनर्जी सोर्स है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह, अजैव यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का समूह बताना है। तो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक सही है, लेकिन पत्तियां जो है ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में प्लास्टिक सही है, लेकिन घास लकड़ी किस में जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल में, और प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये भी पूरा ग्रुप नहीं बन रहा है। अगले में देखिए, एल्यूमिनियम का डिब्बा, प्लास्टिक और कांच की बोतल, तीनों ही क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले में अगर आप देखेंगे तो पत्तियां और घास बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ये भी ग्रुप नहीं बन रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम कैन, प्लास्टिक और ग्लास बॉटल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या एब्सिस्क अम्ल। Wilting of leaves in plant is due to effect of which of the following, cytokinin, auxin, gibberellin या एब्सिक एसिड। रीजन क्या है कि पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि ह्यूमन आई का वो पार्ट बताना है जहां पर इमेज बनती है, वह क्या है, कॉर्निया पर इमेज बनती है, दृष्टि पटल पर, प्रीतारिका या पुतली। और इंग्लिश में भी देख लीजिए, देखिए, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या फिर प्यूपिल। तो कहां पर बनती है इमेज, इमेज बनती है दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन बायोगैस, जो मैक्सिमम होती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है बायोगैस में, वो पाई जाती है मीथेन। ठीक है, 55 से 75% जो है मीथेन पाई जाती है, 25 से 50% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये और सारी गैसें भी जो है मिलती हैं, अमोनिया वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा मीथेन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, अपमार्जक, उत्पादक, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग एनर्जी ऑफ सन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवरस या कार्निवोर्स। तो क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीव होते हैं, वो क्या कौन से होते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसका एक सबसे मेन एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट। ठीक है, इसके अलावा प्रोड्यूसर्स की जगह आपको ऑटोट्रॉफ भी मिल सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को ही ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीव होते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, लार आना कौन सी प्रक्रिया है, सेलिवेशन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवृत्ति एवं अनैच्छिक दोनों। सेलिवेशन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलेंट्री बोथ। तो लार का आना कौन सी प्रक्रिया है, अनैच्छिक और प्रतिवृत्ति यानी कि इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन।
प्रोसेस है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकाश का। जो मेन रीजन है बिहाइंड द एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट, प्रावर्तन है यानी कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, विचलन है मीन्स डेविएशन, या फिर प्रकीर्णन स्कैटरिंग। क्या रीज़न है कि मतलब सूर्य कभी जल्दी निकल आता है और शाम को जो है छिपते वक्त डिले होता है, उसका रीज़न क्या है? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ओके, क्वेश्चन हो गया था, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है सही रहेगा। अगला है देखिए, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी। द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड मिक्स दैम इन द सोइल। प्रोड्यूसर्स कहते हैं उसे, डीकम्पोजर, हार्बिवर्स या कार्निवर्स। तो प्रोड्यूसर हमने ऊपर पढ़ा, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ओके, तो ये मिट्टी में मिला देते हैं उसको वो करके, ब्रेक करके, तो इन्हें क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स, यानी कि अपमार्जक इन्हें बोला जाता है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन एक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गेन। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? कोशिका का यानी कि सेल बॉडी, ध्रुमिका यानी मीन्स डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्शन, या तंत्रिका का अंतिम सिरा नर्व एंडिंग। तो कौन सा जो है ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? तो वो है ध्रुमिका यानी कि डेंड्राइट। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच कितना होगा? एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, उसका पीएच मान बताना है। ठीक है, पीएच स्केल में अगर आप देखेंगे 7 से जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। 7 से जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, 0 से 7। अब एसिड क्या करता है? एसिड करता है ब्लू को लाल, यहाँ पे क्या कह रहा है? लाल को ब्लू कर दे, तो वो काम होता है बेस का, और बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से अबव होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 154 जो है ये क्या है? एसिड की वैल्यू है। ठीक है, और 10 यहाँ पे बेस है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसी धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। राइट द नेम ऑफ ए मेटल विच कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। तो नाइफ से जिसे इजीली काटा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो धातु है सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। ठीक है, कार्बन की संयोजकता वैलेंसी बतानी है, कार्बन की कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो सी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, 4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, कोई दर्पण है, आप चाहे उससे कितनी भी दूर हो, आपका प्रतिबिंब जो उसमें बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? सीधा ही बनेगा, मतलब सीधा प्रतीत होता है। तो वो दर्पण जो होगा, वो मिरर जो होगा, वो कौन सा होगा? केवल समतल होगा यानी कि प्लेन मिरर होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, या तो समतल या फिर उत्तल। ठीक है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो मिरर कैसा होगा? प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, या आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो आप चाहे कितनी भी दूर है मिरर से, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा ही बन रहा है, तो वो होता है प्लेन मिरर, केवल समतल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह कौन सा है? दृष्टि पटल। ठीक है, रेटिना। चलिए अब देखते हैं, कंप्यूटर के हैं, डैश आइकन इज यूज टू स्टोर डिलीटेड फाइल।
किस आइकन का हम यूज़ करते हैं डिलीट फाइल को स्टोर करने के लिए? मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है कंप्यूटर में और आपने वो फाइल जो है डिलीट कर दी, तो वो फाइल अगर आपको स्टोर करनी हो वापस से, तो वो कहाँ पर मिलेगी? वो आपको मिलेगी रिसाइकलिंग आइकन में। ठीक, रिसाइकिल बिन जो होता है वहाँ पर जो है आपको वो डिलीटेड फाइल मिल जाएगी, जहाँ से आप जाके उसे वापस से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक्सेल 2007 में वर्कशीट को सेव करने की एक्सटेंशन क्या होती है? द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 वर्कशीट इज। तो एक्सेल की अगर हम बात करें तो अलग अलग होती हैं। अब 2007 में पूछा गया है, तो देखिए 2.0 से 2003 तक जो एक्सटेंशन फाइल यूज़ की जाती थी वो थी XLS एक्सटेंशन। ठीक है, लेकिन 2007 में कौन सी यूज़ की गई? XLSX। इसके अलावा और भी जो है इस 2007 में यूज़ की जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं एक्सेल की जो एक्सटेंशन है XLSX है। अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाए तो वो होती है XLSM। इसके अलावा जो लार्ज फाइल होती है, जो बिग फाइल होती है, उसके लिए होती है XLSB। तो ये याद रखिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए XLSM और बिग फाइल्स के लिए XLSB। और वैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो ऑप्शन में आपको XLSX ही मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है, डैश इन ए टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप कौन शो करता है? रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, आगे है, एक डाटाबेस में रो फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? रो फैक्ट्स इन ए डाटाबेस इज कॉल्ड। तो रो फैक्ट्स कहलाते हैं डाटाबेस में डाटा। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोसेस्ड डाटा इन ए डाटाबेस इज कॉल्ड। तो अगर रो फैक्ट्स पूछे तो उसे डाटा कहा जाता है, अगर प्रोसेस्ड डाटा पूछे तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसका कोई मीनिंग होता है। ओके, आगे है, रोम की फुल फॉर्म बतानी है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क इज ए डैश डिवाइस। हार्ड डिस्क के बारे में बताना है कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, मेमोरी है या कोई नहीं है? देखिए, ना तो इनपुट है ना आउटपुट है। हार्ड डिस्क क्यों यूज करते हैं हम? स्टोरेज के लिए। तो मेमोरी डिवाइस आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ओके, नेक्स्ट है, विच जनरेशन इज बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन है जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप थी, IC चिप, वो यूज़ की गई। और फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया गया था। और फिफ्थ में अगर पूछा जाए तो अल्ट्रा लार्ज यानी कि ULSI फिफ्थ जनरेशन में यूज़ की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की Ctrl+P, Ctrl+X, Ctrl+Print या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+P। Ctrl+X हम यूज़ क्यों करते हैं? कट करने के लिए। ठीक है, कट करने के लिए Ctrl+X यूज़ करते हैं और प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+P यूज़ की जाती है शॉर्टकट की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन है, आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:6। 5:6 जो है उनकी जो प्रेजेंट आयु है उसका जो है रेशो दिया है। फिर कह रहे हैं कि आशा और लता की जो आयु है उनमें 6 साल का अंतर है। तो 5 साल बाद जो है हमें लता की आयु बतानी है। ठीक है, तो ये आशा का है और ये लता का। इनमें अगर हम रेशो में देखेंगे तो रेशो में डिफरेंस कितना है? 1। अगर वैसे अंतर देखें तो दोनों में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, तो हम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 6 30। और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 6 36। तो ये इनकी एज निकल गई। आशा की कितनी आ गई? 30 आ गई और लता की कितनी आ गई? 36 आ गई। तो अब पूछा है 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी? तो 36 में 5 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 41। ठीक
ठीक है, सिंपल है, सिर्फ इनका पहले रेशो का डिफरेंस निकालिए, फिर जितना डिफरेंस दिया है वो उसके इक्वल रख दीजिए, ठीक है, और इस तरीके से जो है निकल जाएगा। तो 41 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है, तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो देखिए कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कह रहा है कि कुछ कारें रॉकेट हैं और सभी रॉकेट क्या हैं, इंजन है। तो निष्कर्ष लिखा है कुछ इंजन रॉकेट हैं या कुछ इंजन कारें हैं। तो करते हैं, देखिए कारें हैं, कुछ कारें ऐसी हैं जो क्या हैं, रॉकेट हैं। तो यहाँ पे आ गया रॉकेट हैं, और जितने भी रॉकेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंजन हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ इंजन ऐसे हैं जो रॉकेट हो सकते हैं, मतलब कुछ इंजन रॉकेट हैं, तो बिल्कुल है, अनुसरण करता है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ इंजन ऐसी हैं जो कारें भी हैं, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कारें इंजन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है, जितनी पॉसिबिलिटी हो हमें रखनी चाहिए वो। तो दोनों ही क्या है, अनुसरण करती हैं। तो दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड जो है अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्श शिवम के पिता हैं ध्रुव और ध्रुव विमला का बेटा है। ईश्वर अर्श के पिता हैं, यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला का ईश्वर से संबंध बताना था। तो ये कह रहा है सबसे पहले कि जो अर्श है वो किसका पिता है, शिवम का पिता है। ठीक है, फिर ध्रुव है जो विमला का बेटा है, विमला का बेटा है ध्रुव। ओके, विमला का बेटा ध्रुव है। ईश्वर जो है वो अर्श के पिता है, यानी कि अर्श के पिता कौन है, ईश्वर, और शिवम के ये दादाजी लगे। अगर यदि कह रहा है कि शिवम ध्रुव का भाई, अब शिवम और ध्रुव क्या है, आपस में भाई हैं, तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है। अगर शिवम और ध्रुव भाई हैं तो अर्श विमला क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, और अर्श के जो फादर हैं वो विमला के ससुर लगे, तो विमला का संबंध पूछा है तो वो हो जाएंगे पुत्र वधू। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एस, फिर डब्ल्यू, उसके बाद एस है, फिर ब्लैंक है, फिर ट्रिपल है, मतलब ट्रिपल डब्ल्यू है, उसके बाद एस है, फिर ब्लैंक एस, और फिर जो है 4 बार जो है डब्ल्यू दिया गया है, फिर ब्लैंक एंड ट्रिपल एस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर देखें तो किसको देखेंगे, डब्ल्यू को देखते हैं। देखिए डब्ल्यू 2 टाइम्स आया है, फिर 3 टाइम्स आया है, और फिर 4 टाइम्स आया है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू ही दिया गया है, तो यानी कि इस फर्स्ट में क्या आएगा आपका डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू 1 बार भी आया है, 2 बार भी आया है, 3 बार भी आया है और 4 बार भी आया है। तो ऐसा ही हम एस में करते हैं, एस 1 बार आ गया, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, एस को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 बार एस हो गया, फिर 3 बार एस लिखेंगे, फिर 4 बार एस लिखेंगे। तो यहां से आंसर क्या बन रहा है, डब्ल्यू एस एस एस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन कीजिए। 17, 20, 15, 22, 13 कौन सी संख्या जो है प्रश्न चिन्ह की जगह पे आएगी। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज देखें 17, 20, 15, 22 और 13। ठीक है, 17 से देखिए 15 हो रहा है, 2 माइनस हो रहे हैं, फिर अगेन 2 माइनस हो रहा है, और इससे आगे हमें बताना है। ठीक है, अगर हम 20 वाली देखेंगे तो 20 में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, उसके बाद 22 + 2 24, तो 24 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 24। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखिए सियार हुआ हुआ लिखा है और बारिश का बताना है क्या करती है। अब सियार क्या करता है, हुआ हुआ करता है। बारिश आने से कैसी आवाज होती है, उद्यम की, गरज की, टिप टिप की या बूंदे की। तो बारिश की कौन सी आवाज आती है, टिप टिप। ठीक है, तो टिप टिप जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, टेंजेंट 30 दिया है, कोसिकेंट 60, सिकेंट 30, फिर साइंस के 30 है, 4 कोट स्केयर 45 और सिकेंड के 60 है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अगर आपको इसकी टेबल पता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है,
2/3 होती है, नहीं सॉरी रूट 3/3 होती है, रूट 3/3 होती है। फिर है कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 की होती है 2/√3 प्लस टेंजेंट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और सिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट है साइन 30। साइन 30 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे स्केयर भी दिया है तो ये हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट देखिए 4 कोट स्केयर 45, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 4 × 1 4 का 4 रह जाएगा, माइनस सिकेंड 60 की वैल्यू अगर देखें तो 2 होती है लेकिन स्केयर दिया है तो 2 का स्केयर 4। यहाँ पे एक प्लस 4 का मतलब एक प्लस का एक माइनस का तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ से 2/3 + 2 अपॉन 1/4 जो है बच जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 + 6 8/3 इंटू में 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 था, 4 ऊपर चला जाएगा तो 32/3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 32/3। ठीक है, तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 6। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।